प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, ये वेव ऑप्टिक्स का 6 लेक्चर है और हमने वेव ऑप्टिक्स के 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। और आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और हमने वेव ऑप्टिक्स के 5th लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था और उसके टाइप्स के बारे में भी जान लिया था। फिर भी इस लेक्चर में उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। बट इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैथमेटिकल रूप से पढ़ेंगे और सारे फॉर्मूलों को डिराइव भी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए और आपके कोई वीडियो स्किप ना हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के कई लेक्चर आने वाले हैं तो आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो पहले ये जानते हैं कि इंटरफेरेंस की हिंदी क्या होती है। इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण। ठीक है, और इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मीनिंग क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव की मीनिंग होती है वेव्स का मिलना। ठीक है, वेव्स की मिलने वेव्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मीनिंग होता है वेव का मिलना। ठीक है, तो देखिए इसको चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान ले हमें दो वेव को मिलाना है। ठीक है, तो मान लें कि एक ऐसा सोर्स है M1 जो वेव प्रोड्यूस करेगा, जो वेव देगा। ठीक है, एक M2 है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पार्टिकल क्या है? O है। ठीक है, यहाँ से वेव निकली, इसके पास गई, और यहाँ से भी वेव गई, इसके पास निकली। मान लीजिए टॉर्च हम यहाँ से इस पॉइंट पे जला रहे हैं और ये टॉर्च एक अलग है जो इसको जला रहे हैं इस पॉइंट पे, दोनों को इस पॉइंट पे जला रहे हैं, तो दोनों ये वेव यहाँ पे आकर मिलेंगे और इंटरफेरेंस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये देखिए वेव आ रही है इस पार्टिकल के पास, ध्यान से देखिएगा, जब ये वेव आ रही है इस पार्टिकल के पास, तो मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे है। ठीक है, तो ये वेव आ रही है ऐसे करके, तो जब उस पार्टिकल के पास पहुंचेगी तो उस पार्टिकल को नीचे लेके चली जाएगी, फिर ऊपर लेके जाएगी, नीचे लेके जाएगी, फिर ऊपर लेके जाएगी, ऐसे आगे करते हुए चली जाएगी फर्स्ट वेव। यानी इस पार्टिकल O का जो M1 सोर्स है, वहाँ से जो वेव निकल रही है फर्स्ट वाली वेव, वो पार्टिकल O का क्या करेगी? पार्टिकल O को ऊपर नीचे करेगी, और ऊपर नीचे करेगी इसका मतलब ये कि उसका एसिस्टम करवाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। ठीक है, किसी भी पार्टिकल को अगर हम ऐसे ऐसे करते हैं तो कहते हैं कि उस पार्टिकल का क्या हो रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। यानी इस M1 सोर्स द्वारा पार्टिकल O का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, अब M2 का देख लीजिए, M2 क्या होगा? M2 भी ऐसे ही आएगी, M2 भी ऐसे आएगी, और पार्टिकल O है वो भी क्या करेगी? आएगी, और वो भी उस पार्टिकल O को ऊपर लेके जाएगी, नीचे लेके जाएगी, ऊपर लेके नीचे जाएगी। यानी कि M2 भी क्या करेगी? M2 से जो वेव निकलेगी वो वेव क्या करेगी? पार्टिकल O को क्या करेगी? एसिस्टम कराएगी। दोनों मिलकर क्यों क्या कराएंगी? एसिस्टम कराएंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे पार्टिकल O का। ठीक है, पहले इतना जान लेते हैं। और चलिए पहले ये देख लेते हैं कि M1 यानी जो M1 है, इसका जो वेव निकल रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा? वेव का इक्वेशन आपने क्लास 11th में पढ़ाई होगा, किसी भी वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और नहीं पढ़ा होगा तो देखिए कैसे लिखते हैं। वेव का इक्वेशन ऐसे कुछ इस तरह रहता है। मान लीजिए पहले का है। ठीक है, A1 इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है, और फिर क्या होता है? साइन ओमेगा टी प्लस के, और x क्या होता है? जितनी डिस्टेंस वेव चली है। हम इस वेव की पहले इक्वेशन लिख रहे हैं, तो मान लीजिए x लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी पहले लिख लेते हैं, और फिर हम बताते हैं कि एक एक क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि A1 क्या होता है। ठीक है, A1 इस वेव की एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड यानी जो ऊपर नीचे जा रहा है वही एम्पलीट्यूड होती है। ठीक है, इस वेव की एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और जो ओमेगा है वो क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और टी क्या होता है? टाइम होता है, और जो के होता है वो कुछ वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, क्योंकि के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा। ठीक है, यानी वो कुछ के जो होता है वेवलेंथ से कुछ रिलेटेड होता है, और एक्स क्या होता है? वो जो वेव है कितनी
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, वेव वेव कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए, ठीक है। और इस सब मिला को इसको क्या कहते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी यही है, ठीक है। तो इन दोनों वेव का इक्वेशन तो हम जान गए। अब हमने आपको बताया कि दोनों वेव आके यहाँ पे इस पॉइंट ओ का क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी यानी एक प्रकार का ये दोनों डिस्प्लेसमेंट करेंगी पार्टिकल ओ का। तो पार्टिकल ओ क्या करेगा, इसकी बात मारेगा, ये जहाँ इसको डिस्प्लेस करेगा वहाँ जाएगा, ये जहाँ डिस्प्लेस करेगा वहाँ जाएगा। पार्टिकल ओ किसकी बात मानेगा, ये किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि पार्टिकल ओ का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी दोनों वेव्स मिलाकर वो डिस्प्लेस कहाँ होगा, उसका पूरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिसाइड होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो पार्टिकल ओ है कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके पहले थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं। जो M1 देखिए, जो सोर्स M1 है उसके द्वारा जो वेव निकल रही है, जब वो मान लीजिए पार्टिकल ओ तक पहुँचने में x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो x1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इस वेव का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो x1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसके वेव का इक्वेशन क्या होगा, देखिए ओमेगा टी प्लस, और देखिए के भी लिख लेते हैं, और क्या है x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये है वेव का इक्वेशन जब ये वेव x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है और देखिए और पार्टिकल ओ तक पहुंची है। और इसका भी देख लेते हैं m2 द्वारा क्या होता है। तो m2 द्वारा देखिए a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये वेव का इक्वेशन है। ये वेव का इक्वेशन तो है, बट देखिए ये जो पहले वेव के द्वारा पार्टिकल ओ कितना डिस्प्लेस होगा ये चीज़ वही है, ठीक है। यानी M1 सोर्स द्वारा जो वेव निकल रही है उस वेव द्वारा पार्टिकल ओ का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये है, ठीक है, ये हमें ये बताता है। और जो M2 सोर्स है उससे जो वेव निकल रही है वो x2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल ओ को कितना डिस्प्लेस करिए वो ये है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड हो, अब ये आप सोचेंगे कि जो मान लीजिए पहला वेव कह रहा है कि इतना डिस्टेंस जो सोर्स है यहाँ से जो वेव निकल रही है वो कहेगी पार्टिकल ओ को कि इतना डिस्प्लेस हो जाओ, और जो ये वेव यहाँ से जो वेव निकलेगी वो पार्टिकल ओ को कहेगी कि इतना डिस्प्लेस हो जाओ, इतना डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट करो। तो पार्टिकल ओ कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो ये डिसाइड हमने आपको बताया कि दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अब ये कहेगा कि मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट करो, ये कहेगा मेरे हिसाब से तो ये डिसाइड होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, वो नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है, पार्टिकल का। तो क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पहले वेव द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल ओ का, ठीक है, और दूसरे वेव द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल ओ का, उन दोनों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही कहता है कि दोनों वेव्स द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग वेक्टर सम के बराबर होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है, टू कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव अलोन, यानी कि दोनों के अलग अलग वेक्टर सम के बराबर होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हम निकालेंगे कि पार्टिकल ओ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो इसे क्या है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ये y1 की वैल्यू है, ठीक है, ये y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू रखेंगे A2, नीचे लिख देते हैं A2 साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इन दोनों पहले ये जान लेते हैं कि हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि देखिए फिर जो वेव आ रही है पहली वाली, ये क्या हो रही है, पार्टिकल ओ का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, और ये भी पार्टिकल ओ का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। यानी एक तरह से दोनों पार्टिकल ओ का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो इन दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी वो दोनों मिलकर सिंपल हार्मोनिक मोशन करिए वो आएगा। यानी ये क्या आएगा, ये जो इसका आंसर आएगा वो जो ये क्या हो आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉम्बिनेशन होगा उन दोनों के द्वारा, ये जो निकलेगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये एक याद रखने की बात है। ठीक है, इससे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये नहीं हुआ होता, वेव दूसरा नहीं हुआ होता, तो इसका क्या होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो a1 हो जाता। और मान ली पार्टिकल ओ का जो एम्पलीट्यूड होता वो a1 हो जाता अगर ये नहीं रहता, और ये नहीं रहता तो इसका क्या होता है, a2 हो जाता। पर अब दोनों आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, तो अब जो उसका नेट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a1 होगा कि a2 होगा कि a1 प्लस a2 होगा कि a1 माइनस a2 होगा। ये डिसाइड किससे होगा, ये डिसाइड होगा फेज डिफरेंस से। ये डिसाइड किससे होगा, फेज डिफरेंस से। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा बहुत आइडिया लिया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव का, तो उसमें हमने नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था, उसमें हमने नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकाला था, फेज डिफरेंस से निकाला था। अगर हम दोनों का फेज हमें पता था, दोनों जो वेव्स थे उसकी फेज अगर हमें पता होगी, तो उन दोनों फेज के डिफरेंस से हमें नेट एम्पलीट्यूड पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस से निकालेंगे मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक, सॉरी नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ दोनों वेव्स के जो फेज है वो क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए जो यही वेव की इक्वेशन होती है। तो जो वेव में जो साइन के साथ जो लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। यानी कि पहले जो वेव के अकॉर्डिंग जो फेज है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ठीक है, और दूसरे वेव के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, फेज वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, ये दोनों के द्वारा, तो इन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दोनों वेव्स के डिफरेंस से हमें नेट एम्पलीट्यूड मिलता है। ठीक है, दोनों वेव्स के फेज के डिफरेंस से, ठीक है, दोनों वेव के फेज के डिफरेंस से हमें मिलता है नेट एम्पलीट्यूड किसका, पार्टिकल का। ठीक है, चलिए इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। तो मान लेते जो फेज जो आएगा फेज डिफरेंस, वो दोनों मान लेते हैं कि फाई होगा। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, पहले वाले का इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको सेकेंड वेव मान लेते हैं। ठीक है, दोनों वेव्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, दोनों वेव के फेज का डिफरेंस करेंगे, इससे ही हमको मिलता है नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिफरेंस पहले कर लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये टी है। ठीक है, टी के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के कॉमन लेना तो एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, देखिए फाई है, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही इसी से हम निकालेंगे, हम लोग फेज से पता हो तो हम एम्पलीट्यूड नेट एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, यानी इसी से हम निकालेंगे नेट एम्पलीट्यूड। तो इसको पहले बगल में लिख लेते हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो ये एक्स वन माइनस एक्स टू है वो क्या है, दोनों वेव के जो डिस्टेंस है वो है, इसलिए इसको मान लेते हैं के डेल्टा एक्स। ठीक है, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, के डेल्टा एक्स, इसको अलग रख लेते हैं। अभी हम लोग क्या होगी, ज़रूरत इसकी पड़ेगी, तो इसको यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिख लेते हैं, ठीक है, यही है फेज डिफरेंस, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट, अब निकालते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए, हमने जो फेज डिफरेंस निकाला है, इस रिलेशन को देख के आपको क्या लग रहा है, इस रिलेशन को देख के आपको ये लग रहा है कि जो फेज डिफरेंट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो के है वो क्या है, कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, यानी वेवलेंथ से जो रिलेटेड हमने आपको बताया था 2 पाई मान 2 पाई अपन लैम्डा है। ठीक है, एक्स, और ये क्या फाई है। ठीक है, ठीक है,
डेल्टा एक्स, ठीक है, यही पे। तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्ट डिफरेंट पे। ये पार्ट डिफरेंट है, डेल्टा एक्स क्या है, x2 माइनस x1, ये पार्ट डिफरेंट है, यानी फेज डिफरेंस जो है पार्ट डिफरेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पार्ट डिफरेंट की वजह से फेज में डिफर आ रहा है, फेज में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, दोनों वेव्स की। फिर इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तो समझ लेते कैसे। देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ, मान लीजिए कोई पॉइंट, मान लीजिए ओ ही पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है और ये मान लीजिए M1 सोर्स है और ये M2 सोर्स। क्या होगा देखिए, मान लीजिए दोनों ने चलना, यहाँ से दोनों की जो वेव यहाँ से निकलेंगी तो दोनों साथ एक फेज में चलना स्टार्ट किए। मान लीजिए ये भी ऐसे फेज में और ये भी एक ही फेज में चलना स्टार्ट किए। वेव कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, यानी कि स्टार्ट किए, इसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक ही फेज में चलना स्टार्ट किए, तो ये ऐसे गया और फिर ऐसे गया, 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 ठीक है। और ये भी देखिए पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये भी सेम फेज में गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, सेम फेज में जा रहा है। बट देखिए यहाँ पे इसने डिस्टेंस क्या की, ज़्यादा ट्रैवल की। तो देखिए दोनों का लास्ट में देखिए, जो दोनों का फेज देखिए, तो इसका फेज ऐसे है और इसका फेज ऐसे है, यानी दोनों का जो फेज है वो पार्ट, देखिए पार्ट डिफर कर गया, दोनों का जो फेज तो एक ही साथ स्टार्ट हुआ, एक ही फेज में चलना स्टार्ट किए, पर जाते जाते दोनों की जो फेज है वो डिफर कर गया। क्यों, क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किए। आपको इसका पाथ अलग है, मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया x1, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया x2, यानी कि पार्ट डिफरेंट की वजह से, दोनों पार्ट डिफरेंट की वजह से यहाँ पे पॉइंट के पास फेज डिफरेंट आ गया। भले ही चलना स्टार्टिंग की फेज एक ही फेज में चलना स्टार्ट किए, फिर भी जाते जाते दोनों का फेज डिफर कर गया, डिफरेंट हो गया दोनों का फेज, क्योंकि दोनों के पाथ में डिफरेंस आ गया। यानी यही जो फेज जो डिफरेंट है वो किस फेज जो डिफर आ रहा है, दोनों का फेज अलग अलग आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, पार्ट डिफरेंट की वजह से आ रहा है, पार्ट डिफरेंट की वजह से आ रहा है, यानी यही कहने का मतलब था, ठीक है, यही ये बता रहा है फेज डिफरेंट। तो चलिए हमें क्या जोड़ना था, हमने ये दोनों वेक्टर होते हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर होते हैं, उनका वेक्टर सम करना रहता है हमें, तभी हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो चलिए इसको वेक्टर सम कैसे करेंगे हम लोग। एक हम लोग जानते हैं वेक्टर पैरेललोग्राम उस तरीके से करें। देखिए कैसे, ये वाला जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हम लोग करते थे वेक्टर में, वैसे इसी तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। इसको कि बहुत और भी तरीका है जोड़ने पर, बहुत ज़्यादा कठिन होगा, इसी ये तरीका आसान है, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं दोनों, क्योंकि दोनों का वेक्टर हमें सम करना है, तो उसे वेक्टर वाले से करेंगे। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि दोनों फेज में से कौन सी फेज आगे है, कौन सी फेज आगे है। x2 ये वाली फेज ज़्यादा है, x2 यानी ज़्यादा डिस्टेंस, हमने पीछे देखा था कि जो x2 है ज़्यादा डिस्टेंस है, इसे इसकी फेज आगे है और इसकी फेज क्या है, पीछे, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं इस वाले को देखते हैं, एम्पलीट्यूड हम पहले निकालते हैं, एम्पलीट्यूड को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि ये A1 है, ठीक है, मान लीजिए कि ये A1 है, ठीक है, और मान लीजिए ये A2 है, मान लीजिए ये A2 है, ठीक है, नहीं थोड़ा इधर इधर बना देती हूँ। मान लीजिए कि A1 है और मान लीजिए कि A2 है, और हम दोनों A1 A2, ठीक है, A1 A2, मान लीजिए दोनों में जो फेज डिफरेंट है वो हमें निकाला था कितना, फाई है, यानी दोनों जो फेज डिफरेंट है वो फाई है, फाई मान लेते, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते थे, सॉरी फाई है ये, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, ऐसे ऐसे, और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट, ठीक है, ऐसे निकालते थे। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऐसे ही करके निकालते थे, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। हम लोग कैसे इसको मान लेते हैं AR होगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो A से थीटा अधिक है, ठीक है, थीटा दूर जाके बन रही है, ठीक है, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकाल लिया। रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते थे, इसमें हम लोग ऐसे निकालते थे, रिजल्टेंट को कैसे लिखते थे, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, AR इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ये, AR इज इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है।
निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग, सॉरी यहाँ पे AR स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिल गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम, चलिए हाँ ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो A1 A2 पहले क्या होगा, एम्पलीट्यूड पहले लिखते हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया है, क्या है, AR है, ठीक है, AR और साइन ओमेगा टी प्लस, और देखिए क्या होगा, फेज क्या होगा, देखिए फेज क्या होगा। आपको ये देखने से लग रहा है कि जो ये पहला जो एम्पलीट्यूड है, यानी पहले वेव का जो एम्पलीट्यूड है उससे जो रिजल्टेंट है वो थीटा अधिक है। यानी कि अगर पहले वाले एम्पलीट्यूड में अगर हम थीटा जोड़ दें तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फेज, हमें पता, रिजल्टेंट फेज उसे ही कहेंगे, यानी रिजल्टेंट फेज उसे ही कहेंगे, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, ओमेगा टी प्लस KX1, देख रिजल्टेंट हमने जो निकाला है वो पहले एम्पलीट्यूड से थीटा अधिक है, यानी पहले वाले से हम लोग थीटा अधिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे इसका फेज, ठीक है। तो यही हमें मिल गया रिजल्टेंट। उसे मान हमने नेट निकाला था क्या, वाई नेट, YR लिख देते कि रिजल्टेंट है, तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया। अब चलिए हमें थीटा हम कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने का भी फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। इस तरीके से थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है A2 साइन फाई, ऐसे हम थीटा निकालते हैं, ठीक है। अब ये तो जानते ही होंगे, A1 प्लस A2 कॉस फाई, यानी हमें थीटा भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। यानी रिजल्टेंट हमें मिल गया, रिजल्टेंट हमें पूरा मिल गया नेट, ठीक है। यही नेट रिजल्टेंट है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल हमने जो पीछे बताया था वो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। तो ये पहले ये तो हम जान गए। अब थोड़ा एक हमने आपको भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोहेरेंट सोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा कोहेरेंट सोर्स समझ लेते हैं क्या होता है कोहेरेंट सोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमने दो सोर्स लिखे हैं, उन दोनों सोर्स से जो वेव निकल रही है वो दोनों सोर्स को हम लोग कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्स है। क्यों, क्योंकि उन दोनों जो सोर्स है जहाँ से वेव निकल रही उन दोनों का जो ओमेगा है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो दोनों की सेम, यानी अगर दोनों सोर्स की फ्रिक्वेंसी सेम है तो उसे हम कहेंगे वो कोहेरेंट सोर्स है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। हम लोग कोहेरेंट सोर्स ही अक्सर ले करते हैं, जो इंटरफेरेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो वेव के मिलने को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अगर दोनों वेव की फ्रिक्वेंसी सेम है तो वो कोहेरेंट सोर्स है, और कोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस अच्छा बनता है। तो ये जानते हैं क्यों कोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस अच्छा बनता है। देखिए कोहेरेंट सोर्स जान लेते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स, अगर कोई दो सोर्स है, मान लीजिए कोई दो सोर्स है, उसके अगर ओमेगा सेम है, दोनों सोर्स की ओमेगा सेम है, यानी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf, यानी एफ भी सेम है, ठीक है, एफ भी सेम है। और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो यानी दोनों एक ही मीडियम में, और जब एक ही मीडियम में दोनों की स्पीड भी सेम होगी, यानी दोनों की स्पीड भी सेम है, ठीक है, ठीक है। तो अगर दोनों की हम देखें फेज डिफरेंट की देख लेते, थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए फेज डिफरेंट अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर ओमेगा सेम है तो क्या होगा, दोनों हमने फेज डिफरेंट किया तो ये आया था, क्या आया था, फाई इज इक्वल टू आया था k और x2 माइनस x1, यानी फेज जो डिफरेंट है वो ओमेगा जो टाइम है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये पहले हम बात करें कोहेरेंट सोर्स की बात करें, अगर दोनों कोहेरेंट सोर्स है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है तो उस टाइम क्या होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो ये होगा, यानी कि जो फेज डिफरेंस हम कहते हैं टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। फेज क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी भी जो कोई भी सोर्स अगर वहाँ से कोई वेव निकल रही तो उसको किसी पॉइंट पर वेव निकल रही, मान लीजिए इसी पॉइंट पे देखिए, अगर उस पॉइंट पे उसका फेज ऐसे है, अगर उस पॉइंट पे इसका फेज ऐसे है तो मान 10 सेकेंड बाद भी देखेंगे तो उस पॉइंट पे ये फेज ऐसे ही रहेगा, क्योंकि टाइम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो फेज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं फेज ऐसे है तो हम कितने देर बाद भी देखेंगे, 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, या कितनों घंटों बाद भी देखेंगे यहाँ पे फेज ऐसे ही रहेगा। टाइम पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो
क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स यानी क्या? कोहेरेंट सोर्स यानी कि दो ओमेगा क्या है? सेम। ओमेगा चेंज नहीं होगा, और जब ओमेगा चेंज नहीं होगा, ओमेगा सेम रहेगा, तो उस टाइम क्या होगा, जो फेज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। देखिए जो हमने पीछे आपको बताया फेज डिफरेंस कैसे निकाला था। हमने फेज डिफरेंस ऐसा निकाला तो ओमेगा टी प्लस के x1 था, और दोनों का डिफरेंट हम लोग करेंगे तो ओमेगा टी प्लस के x2 था। ऐसे था, दोनों का डिफरेंस हमने निकाला था। तो यहाँ पे क्या आया था? यही आया था। कैसे आया था? ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा टी और माइनस के x2, यानी ओमेगा टी कैंसिल हो गया था। यानी कि अगर कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, और कैंसिल हो जाए इस वजह से जो फाई है, जो फेज है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए अगर किसी पॉइंट पे अगर हम देखें फेज ऐसे, तो कुछ टाइम बाद भी उस पॉइंट पे फेज ऐसे ही रहेगा, उसमें टाइम का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। टाइम कितना भी बढ़े वो ऐसे ही रहेगा। बट अगर आप देखिए तो इसीलिए अगर जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस में मतलब ये होता है कि कहीं पे जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। यानी कहीं जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे अगर लाइट की देखें, अगर लाइट के इंटरफेरेंस की बात करें तो वहाँ पे जो ब्राइट दिखेगा आपको, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होगा वहाँ डार्क दिखेगा। जहाँ तो इंटरफेरेंस बहुत अच्छा बनेगा, डार्क ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा। पर आप अगर अभी देखिए, अगर हमने ओमेगा को सेम नहीं रखा, यानी कि दोनों सोर्स की जो ओमेगा अलग अलग है, यानी वो कोहेरेंट सोर्स नहीं है, यानी हमने कोहेरेंट सोर्स नहीं लिया। इसका मतलब ये कि ओमेगा हमने अलग अलग लिया। तो देखिए कैसे इंटरफेरेंस अच्छा नहीं बनेगा। देखिएगा अगर हमने ओमेगा सेम नहीं लिया तो दोनों फेस का डिफरेंट करते, ठीक है? क्या होगा? ओमेगा मान लेते, इसको 1 मान लेते, ठीक है, और टी प्लस के x1, ठीक है, माइनस ओमेगा 2 टी के x2, ठीक है। ये इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ओमेगा नहीं कैंसिल होगा, टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा 2 प्लस के x2, यानी क्या हो जाएगा? टी और कॉमन लेते हो तो y1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस के कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। x1 माइनस x2 ठीक है। यानी मैं क्या देखिए आपको देखने से लगेगा, जो फेज मान लीजिए, जो फेज है वो क्या है? वो टाइम पे डिपेंड करने लगा। टी यहाँ क्या टाइम पे डिपेंड करने लगा। यानी अगर किसी पॉइंट पे फेज ऐसे है, तो टाइम के चेंज होने से फेज भी बदलेगा। क्योंकि देखिए टाइम अगर यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं, तो फेज भी क्या है? डिफरेंट फेज भी बदलता जाएगा। यानी कि अगर किसी टाइम पे फेज ऐसे है तो 10 सेकेंड बाद अगर आप देखेंगे उसी जगह पे, तो फेज क्या हो जाएगा? डिफर कर जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा, फेज ऐसे हो जाएगा। यानी एक ही जगह पे टाइम के बदलने पे फेज भी बदलने लगेगा। इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक टाइम ऐसे रहेगा, किसी टाइम ऐसे रहेगा। यानी जो इंटरफेरेंस होता है, कहीं ब्राइट बनता है, कहीं डार्क बनता है, कहीं ब्राइट बनता है। तो यहीं पे ब्राइट बनेगा, कभी यहीं पे डार्क बनेगा, यहीं पे ब्राइट बनेगा, यहीं पे डार्क बनेगा, तो आपको सही से दिखेगा नहीं, इतना फास्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो इंटरफेरेंस होगा वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए अगर इंटरफेरेंस को अच्छा करने के लिए हम क्या लेते हैं? कोहेरेंट सोर्स लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो जिसकी ओमेगा सेम होती है, यानी फ्रिक्वेंसी सेम होती है। तो इस तरीके से हमें अच्छा सा इंटरफेरेंस मिलता है। इसलिए हमारे सिलेबस में 99% कोहेरेंट सोर्स लेकर ही करते हैं। तो बस हमने आपको समझाने के लिए किया कि क्यों कोहेरेंट सोर्स लेते हैं और क्यों कोहेरेंट सोर्स में इंटरफेरेंस अच्छा होता है, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। अब चलते हैं इंटेंसिटी जानते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर रो एंड v स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है? देखिए ये कांस्टेंट है, और कोहेरेंट सोर्स के लिए तो कोहेरेंट सोर्स में फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। और क्या ये क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी तो ये भी मीडियम सेम होने की वजह से डेंसिटी भी सेम हो जाएगी। और क्या है? स्पीड है, ये भी मीडियम एक होने की वजह से स्पीड भी सेम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सब सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी। क्यों फ्रीक्वेंसी सेम होगी? क्योंकि ओमेगा
सेम है यानी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा सेम है, इस वजह से क्या होगी, कह सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते जो इंटेंसिटी है किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, इन सबको ये मान लीजिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मान लेते हैं के है, ठीक है, के मान लेते हैं। यहाँ पे वो के नहीं है जो 2 पाई अपॉन लैम्डा वाला के नहीं है, दूसरा के है, ठीक है। और ये ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट है और ये ए स्क्वायर यानी कह सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, यानी एम्पलीट्यूड के, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के, और हम क्या जानते हैं, जो एम्पलीट्यूड का हमने फार्मूला निकाला है, अगर यहाँ से हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आई और क्या तो के हो जाएगा, ठीक है, नहीं आई अपान के हो जाएगा, आई अपान के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, और एम्पलीट्यूड को हमने अगर हम एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 और cos फाई पढ़ा था। तो अगर ए आर की जगह इस फार्मूला को अगर रख दे, पुट कर दे, क्या आ जाएगा, मान लीजिए ए आर है तो आई आर लिख देते हैं, आई आर अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। और ए वन की जगह क्या हो जाएगा, आई वन अपान के। यहाँ से हम यहाँ से फॉर्मूला इसमें रख रहे हैं, ठीक है, पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई टू अपान के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और देखिए इस स्क्वायर का मान आई है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट अंडर रूट में दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट आई अपान अंडर रूट के, ठीक है, आई वन, और ये हो जाएगा अंडर रूट आई टू अपान के, ठीक है, और ये कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ओर से अगर के को कैंसिल कर दो, के कैंसिल हो ही जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आई आर रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई वन और आई टू कॉस, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या है, ये है। और ये भी याद रख लीजिए रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है, इसको याद रख लीजिएगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है, ठीक है, दोनों रिजल्टेंट निकल गए। अब चलिए फ्रेंड्स, ये अभी लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम जानेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में आइडिया ले लिया है, बट अगले लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन दोनों के मैथमेटिकल रूप के बारे में जानेंगे। तो हमने जो अभी लिखा आपको फार्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, वो दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसी फार्मूले से हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो हमने समझाया समझ में आया हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए और कोई वीडियो स्किप ना और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।